Yes, hello students. Once again we gather here with the new topic momentum. So at the end of this chapter we are able to understand about the concept of the momentum, derivations regarding it and the Newton's second laws of motion. So let's begin. और begin करने से पहले I just request to all of you, please if you like my video please share it and subscribe my YouTube video channel. So let's start. Actually this is the term momentum is stand for that इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये जो मोमेंटम है ये मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है, मोमेंटम को एक्चुअली हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस पर्टिकुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. मोमेंटम जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर मोमेंटम हैविंग द एरो हेड अपॉन इट्स हेड. मोमेंटम के ऊपर एक एरो हेड देते हैं, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट्स द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट मीन्स दिस मोमेंटम having its magnitude as well as its direction, because we understand that what is vector. Vector, that means having that physical quantity which having magnitude as well as its direction. If these 2 points any physical quantity have, that means that particular quantity is a vector physical quantity. So this particular momentum is a vector physical quantity as well as it represented by the letter P. And the definition, if you are talking about this momentum, is equal to the product of mass and velocity. That means this momentum is directly proportional to the mass of the body and this particular momentum is directly proportional to the velocity of the body. Momentum जो है वो velocity के directly proportional है और साथ ही साथ mass के भी directly proportional होता है. That means अगर कोई बॉडी है जिसका कोई मास है, ठीक है, अगर वो मास ज़्यादा होगा तो डैट मीन्स उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा. अगर उस वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी है जिसका वेलोसिटी ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका मोमेंटम भी उस कंडीशन में ज़्यादा होगा. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्टिकुलर छोटा सा टेनिस बॉल है. ठीक है, टेनिस बॉल इज़ क्वाइट simple, a small ball it is and it is made up of plastic. And another example we have taken that cricket ball, ठीक है, रबर बॉल. तो क्रिकेट बॉल जो होता है वो लार्जर हेवियर होता है किसके कंपेयर में, टेनिस बॉल के कंपेयर में. उसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका मास ज़्यादा होता है. तो टेनिस बॉल को अगर हल्का सा भी फोर्स अप्लाई किए तो बहुत दूर जाएगा, मगर सेम उसी वेलोसिटी से सेम उसी फोर्स से अगर हम उस वो क्रिकेट बॉल से अगर हम बल्ले से मारते हैं तो वो बहुत दूर नहीं जाएगा. वाई दिस हैपन, बिकॉज मोमेंटम डिपेंड ऑन द मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स लार्जर द मास लार्जर द मोमेंटम वी रिक्वायर्ड. द सेम thing is with the case of the velocity also. That means if there is larger velocity, if a body is moving with a larger speed or the larger velocity, that means the momentum required is also should be large. Momentum उस केस में भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बॉडी को हम ज़्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत होती है. तो इसी वजह से इन दोनों कॉम्बिनेशंस को आगे करते हुए हम लोग जो है सिंपली लिख देते हैं दैट मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ठीक है, तो सिंपली वी कैन डिफाइन दैट मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. दिस इज़ वन फार्मूला वी गेट. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देखें कि दैट मोमेंटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी. मोमेंटम इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. डैट मीन्स ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ये इसका डेफिनेशन है. Second thing, we just are going to define that what is the unit of the momentum. Obviously if I said that momentum is a vector physical quantity, अगर physical quantity obviously उसका magnitude होगा, उसको कोई किसी चीज़ से measurement करेंगे. If we are able to measure the things, then what is the measurement or what is the unit of the momentum should be. momentum का यहाँ पे unit क्या होगा, तो सिंपली हम यूनिट निकाल सकते हैं. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास, दैट इज़ ऑब्वियसली kg, एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ मोमेंटम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p इज़ kg मीटर पर सेकेंड. ये
-1 मतलब इसको हम इन्वर्स फॉर्म में लिख दिए, तो kg मीटर पर सेकेंड इसका क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट हुआ, किस चीज़ का, मोमेंटम का। तो यहाँ तक ये कंसेप्ट आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। द सेकेंड पॉइंट आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू दैट व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम। एक पॉइंट ये भी आता है हमारे क्लासेस में, हमारे न्यूमेरिकल्स में, कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को समझने के लिए हम लोग ये देख लें कि सपोज करो कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है। इनिशियली दिस पर्टिकुलर बॉडी इफ़ इट इज़ एट रेस्ट देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज़ 0, ठीक है, 0 है। हो सकता है कि ये बॉडी रेस्ट में ना है, कुछ वेलोसिटी इसने एक्वायर कर रखा है, तो हो सकता है इसका वेलोसिटी 2 हो, 3 मीटर पर सेकेंड हो, 4 मीटर पर सेकेंड हो, कुछ भी हो। बट अगर इस वेलोसिटी को में आगे बढ़ते बढ़ते इसका वेलोसिटी चेंज भी हो सकता है। तो जब इसका वेलोसिटी चेंज होगा तो सपोज़ करो कि इसका वेलोसिटी आगे बढ़ने के बाद इसने कोई दूसरा वेलोसिटी एक्वायर्ड कर लिया एंड दैट वेलोसिटी इज़ v। सेम बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियली दैट पर्टिकुलर बॉडी हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u एंड द फाइनल वेलोसिटी दैट इट एक्वायर्ड इज़ v। उसका फाइनल वेलोसिटी क्या मैंने रखा, v। तो इस केस में हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी। ये पर्टिकुलर बॉडी जिसका मैंने नेम यहाँ पे कर सकती हूँ, दैट पर्टिकुलर बॉडी हैविंग द मास m, इनिशियल वेलोसिटी इज़ u, देन द इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p एंड i, ठीक है, i मीन्स इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इसका हो जाएगा mu, ठीक है, क्यों, क्योंकि मास तो m था मगर इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या रखा था, u, तो इस वजह से m क्रॉस u मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम इफ इट एक्वायर वेलोसिटी v, देन व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, देन वी कैन से m क्रॉस v, ठीक है। तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ। तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंजिंग आया, डिफरेंसेस आया, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे हम उसी चेंज इन मोमेंटम का बात कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था, mu था, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम mv था। तो अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम का बात करें तो जब भी चेंज का बात होता है तो यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है, वहाँ पे माइनस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट शुड बी द चेंज इन मोमेंटम इज़ देयर, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज़ द फाइनल मोमेंटम वी विल हैव, दैट इज़ mv, so simply we can write here m cross v। and what is the initial momentum we have find about this body, that is mu। so in place of minus we simply write here minus and mu। m and m is common here, so simply m we just take it out here as a common and we'll get v minus u। so what is the change in momentum, that is m v minus u। तो ये हमारा किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया, चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आया। एक नया फार्मूला मिल गया कि अगर बॉडी इनिशियल से आगे बढ़ते बढ़ते अगर उसमें मोमेंटम में चेंजेस आता है तो उस केस में क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम। सो बाय दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अगर सेम बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ दूसरा है, फाइनल वेलोसिटी कुछ दूसरा है, बट बॉडी का मास सेम है, सेम बॉडी वाला मास है, तो उसको हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। This is the another concept of the momentum. The next point about the momentum is the rate of change of momentum. तो rate of change of momentum क्या होगा वो हम लोगों को इसमें देखना है, ठीक है। तो rate of change of momentum, तो rate of change of momentum में सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, rate of change of मोमेंटम। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल चेंज इन मोमेंटम को जो भी हम लोग जस्ट नाउ अभी फाइंड आउट करे थे, दैट चेंज इन मोमेंटम इज़ डिवाइडेड इनटू टाइम। जब हम चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वह हमारा रेट निकल जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब मैं बता दूँ ये जितना भी डेरिवेशन मैं छोटा छोटा पॉइंट में करके बता रही हूँ, ये आपको आगे चल कर एक डेरिवेशन फॉर्म में मिलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम।
चेंज ऑफ मोमेंटम को हम किससे डिवाइड कर दें, टाइम से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या निकाले थे, एम वी माइनस यू, यही था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे एम वी माइनस यू बाई, और चूँकि रेट ऑफ चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हम लोग टी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे एक्सेलरेशन का डिफिनेशन में, व्हाट इज एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला हमको मिला था एक्सेलरेशन में। तो इंस्टीड ऑफ दिस v माइनस यू बाई टी के जगह पे क्या हम एक सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मिल जाएगा, न्यू, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, अभी हम लोग फाइंड आउट किए v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम ए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिला, ठीक है। तो एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का हमें यहाँ पे एक न्यू फार्मूला मिल गया, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो कि यहाँ पे एक और पॉइंट मोमेंटम के बारे में बताता है, वो पॉइंट क्या है कि अभी हम लोग पढ़े थे कि दैट मोमेंटम is directly proportional to m, momentum is directly proportional to the velocity, means larger the velocity larger the momentum, larger the mass larger the momentum, ये चीज़ पढ़े थे। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता है that momentum क्या है, simply is a Newton's what he has given about the inertia of motion, the same thing is momentum here, that momentum is what Newton called the inertia of motion। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या इसने बताया था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि इनर्शिया ऑफ मोशन की किसी भी बॉडी को उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, इनर्शिया ऑफ मोशन हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, कि हमको उसकी अवस्था और इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स मोशन के स्टेट को चेंज करना है। मतलब अभी शुरुआत में उसकी मोशन कुछ और है, उसके मोशन को अगर चेंज करना, बढ़ाना है, तो हमें मोमेंटम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा करना पड़ेगा। एक और पॉइंट यहाँ बताया है, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एट द सेम वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है सेम वेलोसिटी से मूव करता है, अ मोर मैसिव ऑब्जेक्ट हैज़ अ ग्रेटर इनर्शिया इन मोशन देयरफॉर अ ग्रेटर मोमेंटम। ऑब्वियसली कि अगर वेलोसिटी सेम है मगर मास अगर बॉडी का ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली वाई इट हैपन, बिकॉज मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। लार्जर द मास लार्जर द मोमेंटम वी हैव रिक्वायर्ड, दैट मीन्स हमें इनर्शिया के बारे में जो बोल रहा है वहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि मोमेंटम सिंपली अ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि इनर्शिया इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन दी मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया क्या है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम भी क्या है, एक तरह से वेलोसिटी पे भी तो डिपेंड करता है, मगर साथ ही साथ वो मास पे भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमेंटम इज सिंपली व्हाट द न्यूटन कॉल द इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर आपका सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो मास के पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैसिव ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमको ग्रेटर इनर्शिया चाहिए, ठीक है। लार्जर मास है, कोई बहुत भारी भरकम कोई बॉडी है तो उसके लिए हमको उसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर कोई बॉडी है जिसका मास बहुत कम है तो ऑब्वियसली उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स के अप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कम अप्लाई करना पड़ेगा तो कम मोमेंटम हुआ, अगर कम हमें ज़्यादा मास है और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा है, दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड ग्रेटर मोमेंटम, हमें ज़्यादा मोमेंटम की भी ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ द फोर्थ कॉन्सेप्ट अबाउट द मोमेंटम। और इसी से हम लोग चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉज ऑफ मोशन पे। न्यूटन का सेकंड लॉज क्या कहता है, दैट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। दैट मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। इससे भी दो तरह से हम न्यूटन का सेकंड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, या नहीं तो कह सकते हैं कि वट एवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि अभी मैंने निकाला था न्यूमेरिकली, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जिसका हमें यही फॉर्मूला मिला था m/a, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। दैट मीन्स द वट एवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो फोर्स किसी बॉडी पे अगर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसके कितना उसमें चेंजिंग आ रहा है पर टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। मान लो कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है,
इनिशियल जो उसका वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से वो अगेन आगे बढ़ते हैं, तो उसका मास में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, बट उसके वेलोसिटी को चेंज करके हम उसके एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो वो जो एक्सेलरेशन चेंज होगा, वो एक्सेलरेट करेगा, आगे बढ़ेगा, तो उसका मतलब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी तो उसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रुका हुआ है, उसमें हम फोर्स कितना भी अप्लाई किए, ठीक है, बॉडी तो ऑब्वियसली मास है, मगर उसमें हम फोर्स अप्लाई किए और उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0, तो उस केस में क्या हुआ, तो उसमें देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से हियर, देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हुआ। जब एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर जो भी मैंने फोर्स लगाया उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। जब फ़ायदा नहीं हुआ तो वहाँ पे कोई भी न्यूटन सेकंड लॉज नहीं आएगा, वहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो फोर्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम बहुत पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम लोग एक और पॉइंट पढ़े हैं कि अगर वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, दैट इज़ वर्क इज इक्वल टू एफएस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, वेलोसिटी ही 0 है, तो उस केस में फोर्स अप्लाई होने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब फोर्स यहाँ पे 0 है। तो बोलता है कि वट एवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी हम लोग निकाले इस प्रोसेस के हेल्प से, ठीक है, अभी निकाले हम लोग, दैट इज़ हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मिला, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही जो मास ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से, ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, बॉडी एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज द वेलोसिटी गेट चेंजेस, एंड इफ द वेलोसिटी गेट चेंजेस then what happened, there is acceleration, and if there is acceleration then someone can say that the particular thing having force applied by someone, किसी बॉडी के थ्रू किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ तभी उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, या खुद हमने फोर्स लगाया तभी उसमें एक्सेलरेशन हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है। तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि हमें लास्ट में फॉर्मूला मिला है m/a, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि F/m/v माइनस एक्सेलरेशन की जगह पे सिंपली m/v माइनस u/t। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। यहाँ से हम एक नया फार्मूला एक और निकल सकता है कि F का हमको क्या फार्मूला मिला कि F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या नहीं मिलेगा, F/m। अब देखो एक्सेलरेशन जो हो गया वो m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मगर अगर बॉडी का फोर्स मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर बॉडी का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन कम, तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम। टेनिस बॉल का फिर से एग्जांपल लेते हैं, टेनिस बॉल का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन वो कितने स्पीड से आगे बढ़ता है, मगर वही अगर कोई भारी सा बॉल कोई ले लो या पत्थर ले लो उसके जगह पे, तो उसका मास ज़्यादा है, अगर उसी फोर्स से हम उसको फेंकें जिस फोर्स से टेनिस बॉल को फेंका गया, तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस जो कवर्ड होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, एंड दैट फोर्स इज शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो फोर्स किसके डायरेक्शन में, तो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसके वजह से वो चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। अब जैसे कि एक और हमको मिला कि फोर्स जो है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। कैसे, इसका एक एग्जांपल ले लो, क्रिकेटर जो खेलता है बॉल, तो वो जब मारता है बल्ले से तो उसमें क्या होता है, फील्डर जो होते हैं वो बॉल को कैच डायरेक्टली हाथ को ऊपर करके नहीं लेते, वो हाथ को अपने तरफ खींचते हैं, नीचे करते हैं, क्योंकि जो भी टाइम लैगिंग है वो कुछ ही सेकंड वो ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि ज़्यादा अगर फोर्स टाइम वो लेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसके हाथ पे, उसके पाम पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, जिसके वजह से जो फील्डर होते हैं वो अपने कैच करने के लिए बॉल को अपने तरफ खींचते हैं, क्योंकि वो टाइम लैगिंग क्या हो, कम हो सके, और सॉरी ज़्यादा हो सके, और ज़्यादा होगा तो फोर्स यहाँ पे तुम्हारा कम होगा। अगर मान लो कि और ऊपर करके ले ले बल्कि से, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो टाइम होगा वो कम होगा, टाइम कम होगा तो उस पर जो फोर्स होगा, उस पर जो उसके हाथ पे जो चोट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन है जिसकी वजह से वो इस तरह से काम करते हैं। You can see here that more force is required to stop a cricket ball in comparison to tennis ball, obviously because the tennis ball having the less mass and the cricket ball having the more mass, so obviously we require more force for the cricket ball to stop it and in compared to the tennis ball. Second point, force required to stop a moving body is directly proportional to its mass. Force जो है
मूविंग बॉडी पे है वो उसके मास पे डिपेंड करता है कि कितने वजन का वो मास। मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल विद अ हायर वेलोसिटी इन कंपेयर टू द बॉल विथ अ लोअर वेलोसिटी। इसमें भी वो सही बात कह रहा है कि अगर कोई बॉल, ठीक है, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। लार्जर द वेलोसिटी लार्जर द मोमेंटम भी रिक्वायर्ड, लार्जर द मोमेंटम भी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स लार्जर द फोर्स भी रिक्वायर्ड। फोर्थ पॉइंट, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉडी। मतलब अल्टीमेटली भी हमारा यहाँ पे निकल गया कंक्लूजन कि फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या पढ़ा अब तक कि मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम का स्टैंडर्ड यूनिट kg मीटर पर सेकेंड है, मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें m v माइनस यू। रेट ऑफ चेंज करने के लिए उसको सिंपली हम लोग t से डिवाइड कर दिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया। वहीं से हमें एक न्यू फार्मूला मिला दैट इज f इज इक्वल टू ma, और उसी के हेल्प से हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ फाइंड आउट करें दैट वट एवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज देयर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दैट फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज देयर। तो ये सारे हमें इस वीडियो में देखने को मिला। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। प्लीज़ like and share my video and subscribe it more and more. Thank you. Have a nice day. Take care of your family.